क्या होगा अगर कुछ लोग एक अजीब आइलैंड खोज लें जहाँ समय खुद नहीं चलता। इस आइलैंड पर कुछ अनोखा होता है। जो कोई भी वहाँ कदम रखता है उसकी उम्र बढ़ना बंद हो जाती है। सेकंड, मिनट, साल, इन सब का कोई मतलब नहीं रह जाता। बाहर की दुनिया के लिए समय नॉर्मल चलता रहता है, लेकिन इस आइलैंड पर फंसे लोगों के लिए ये बस रुक जाता है। लेकिन इस चमत्कार के पीछे एक गहरा और खतरनाक राज छिपा है, कुछ ऐसा जो आज तक किसी ने नहीं खोजा। इस आइलैंड का असली राज क्या है, चलिए शुरू से जानते हैं। कहानी एंजेला नाम की एक औरत से शुरू होती है जो एक सिंगल मदर है और अपने पति की मौत के बाद अपनी जिंदगी को फिर से ठीक करने की कोशिश कर रही है। वह अपने 3 बच्चों को पालने के लिए अपने घर से एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाती थी। उसकी बेटी वेंडी और जुड़वा बच्चे डगलस और जेम्स। उसके रेस्टोरेंट के पास एक रेलवे ट्रैक था और बच्चे अक्सर घंटों ट्रेनों को गुजरते हुए देखते रहते थे। हाल ही में एंजेला का बिजनेस अच्छा चल रहा था। एक दिन उसने थॉमस नाम के एक लड़के के लिए बर्थडे पार्टी रखी जो 7 साल का होने वाला था। रेस्टोरेंट में हंसी और शोर मच गया, लेकिन सेलिब्रेशन के दौरान कुछ दूसरे बच्चों ने थॉमस का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। परेशान और बेइज्जत होकर वह चुपचाप चला गया, जबकि बाकी सबका ध्यान भटक रहा था। रेस्टोरेंट के बाहर ट्रेन की पटरी धूप में चमक रही थी। गुस्से में थॉमस एक ट्रेन पर चढ़ गया। उसे सिर्फ खिड़की के पास खड़ी छोटी वेंडी ने देखा था। समय बीतता गया। उस दिन से 6 लंबे साल बीत गए, लेकिन वेंडी जो कुछ भी देख रही थी उसे कभी नहीं भूल सकी। थॉमस कभी नहीं मिला। पूरे शहर ने उसे ढूंढा, पुलिस, पड़ोसियों, यहाँ तक कि आसपास के गांवों ने भी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह दुनिया से गायब हो गया हो। दीवारों पर अभी भी पोस्टर लगे थे जिनमें उसे गायब हुए 7 साल के लड़के के तौर पर बताया गया था। अब तक वह 13 साल का हो जाना चाहिए था और थॉमस अकेला नहीं था। इतने सालों में उसी शहर के कई और लोग बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। कोई सुराग नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई जवाब नहीं। वेंडी अब 9 साल की थी। वह और उसके 2 भाई रेस्टोरेंट में अपनी माँ की मदद करने लगे थे। 4 लोगों का यह छोटा सा परिवार मिलकर एक सादी लेकिन खुशहाल जिंदगी जी रहा था। एक शांत शाम जब वे डिनर के बाद बैठे थे, एंजेला अपने बच्चों को अपने अतीत के बारे में बताने लगी। उनके पैदा होने से पहले उसे अकेले नए शहरों और कस्बों में घूमना बहुत पसंद था। वह बहादुर, जिज्ञासु और हमेशा एडवेंचर की तलाश में रहती थी। लेकिन शादी के बाद जिंदगी बदल गई। फिर उसके 3 बच्चों के जन्म और पति की अचानक मौत के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ गईं। एंजेला धीरे से मुस्कुराई और कहा कि उसे कोई अफसोस नहीं है। उसे अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करने पर गर्व था। लेकिन वेंडी उसकी आंखों में थकान देख सकती थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ के पास अब अपने लिए समय नहीं है, घूमने, आराम करने या सपने देखने का समय नहीं। उस रात छोटी वेंडी के मन में एक नया विचार आया। एक बार जब लोग बड़े हो जाते हैं तो वे जिम्मेदारियों में फंस जाते हैं, इसलिए सपनों को तब तक जीना चाहिए। अगले दिन स्कूल के बाद वेंडी और उसके भाई एक शांत नदी के पास मछली पकड़ रहे थे, लेकिन वेंडी के विचार भटकते रहे। अचानक वह एक गुजरती हुई ट्रेन का पीछा करते हुए भागने लगी। उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत तेज थी और पटरी पर गायब हो गई। उसकी माँ की बातें उसके मन में गूंज रही थीं। जब तुम बड़े हो जाते हो तो तुम्हारे पास बाहर जाने का भी टाइम नहीं होता। इस एक ख्याल ने वेंडी को बेचैन कर दिया। उस रात जब सब सो रहे थे, वेंडी खिड़की से बाहर देखती हुई जागती रही। वह दुनिया देखना चाहती थी, बड़ों के रूटीन से बचना चाहती थी। अचानक उसे अपने घर के पास से गुजरती हुई ट्रेन की हल्की गड़गड़ाहट सुनाई दी। उसने बाहर देखा और कुछ अजीब देखा। उसकी उम्र का एक लड़का चलती ट्रेन के ऊपर खुशी से खेल रहा था। उसकी आंखों में उत्सुकता जाग उठी। वेंडी चुपचाप घर से निकली और ट्रैक की तरफ दौड़ी, ये देखने के लिए कि लड़का कौन है और कहाँ जा रहा है। तभी उसके भाई जेम्स और डगलस जाग गए और उसके पीछे पीछे चले गए। कुछ देर बाद वे तीनों एक साथ ट्रेन में चढ़ गए। लड़के ने अपना परिचय पीटर के रूप में दिया। वह खुशमिजाज, रहस्यमयी था और ऐसे बात करता था जैसे उसे कुछ पता हो जो उन्हें नहीं पता। उसने उनसे कहा कि वह उन्हें ऐसी जगह ले जा सकता है जहाँ टाइम कभी खत्म नहीं होता, जहाँ कोई बूढ़ा नहीं होता या दिन के घंटे खत्म नहीं होते। लेकिन पीटर ने कहा उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा करना होगा। ट्रेन अंधेरे जंगलों और चमकदार सुरंगों से तेजी से गुजरी और एक चौड़ी नदी पर बने लंबे पुल पर पहुंची। पीटर उनकी तरफ मुड़ा और बोला, यही रास्ता है। उस दुनिया में पहुंचने के लिए हमें कूदना होगा। भाई बहन हिचकिचाए, लेकिन उनकी जिज्ञासा डर से ज्यादा मजबूत थी। एक एक करके वे चलती ट्रेन से नीचे नदी में कूद गए। वहाँ एक छोटी लकड़ी की नाव उनका इंतजार कर रही थी। एक और लड़के ने जो इंतजार कर रहा था, पीटर और दूसरों को नाव पर चढ़ने में मदद की और चुपचाप नदी में नाव चलाने लगे। धुंधली नदी में सफर कभी खत्म नहीं होता लग रहा था, जब तक कि आखिर में क्षितिज पर एक हल्की सी चमक दिखाई नहीं दी। उनके सामने अजीब रोशनी और हरे भरे जंगलों से ढका एक शानदार द्वीप दिखाई दिया। लेकिन जैसे जैसे वे पास पहुंचे, उनके आसपास के पानी से अजीब सुपरनैचुरल आवाजें आने लगी। धीमी फुसफुसाहटें गहरी गूंज के साथ मिल गईं, जैसे नदी खुद जीवित थी। पीटर ने उन्हें देखा और धीरे से कहा, डरो मत, ये माँ की आवाज है। इस आइलैंड को कंट्रोल करने वाला कोई इंसान नहीं है, ये कुछ बहुत पुराना है। जब वेंडी और उसके 2 भाई आइलैंड पर उतरे तो वे हैरान रह गए। ये बहुत खूबसूरत था। चमकीले हरे पेड़ों, रंग बिरंगे पौधों और अजीब चमकते फूलों से भरा हुआ था। बीच में एक बड़ा ज्वालामुखी खड़ा था। पीटर मुस्कुराया और उनसे अपने पीछे आने को कहा। उसने कहा, यहाँ सिर्फ तुम ही नहीं हो, इस आइलैंड पर बहुत से बच्चे रहते हैं। और हैरानी से इधर उधर देखते हुए चल रहे थे तो दूर एक और लड़का दिखाई दिया। ये नजारा देखकर वेंडी और उसके भाई सदमे में आ गए। ये थॉमस था, वही लड़का जो 6 साल पहले गायब हो गया था। वेंडी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। थॉमस बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था
जैसा तब दिखता था। धीरे धीरे सूरज डूबा और आइलैंड अजीब गर्म रोशनी से चमकने लगा। उन्होंने देखा कि वहाँ दर्जनों दूसरे बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे, पेड़ों पर चढ़ रहे थे, तैर रहे थे और झोपड़ियां बना रहे थे। वेंडी और उसके भाइयों ने कुछ दिन वहीं रुकने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि वे घूम फिर सकते हैं और फिर अपनी माँ के ज्यादा परेशान होने से पहले घर लौट सकते हैं। अगली सुबह वेंडी लहरों की आवाज से जागी और उसने पीटर को किनारे के पास चुपचाप खड़ा देखा, जो समुद्र को देख रहा था। उत्सुक होकर वह उसके पास गई। जब उसने उसे देखा तो पीटर ने धीरे से कहा, अब समय आ गया है कि तुम इस आइलैंड के बारे में सच जान लो। वह उसे उथले पानी में ले गया और साथ में वे पानी की सतह के नीचे गोता लगाने लगे। वेंडी ने वहाँ जो देखा उससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एक अजीब चमकता हुआ जीव पानी के नीचे शान से चल रहा था। उसका शरीर रोशनी से चमक रहा था जैसे लिक्विड ग्लास और उसका आकार बदलता रहता था। कभी कभी यह जेलीफिश जैसा दिखता था, कभी कभी शुद्ध ऊर्जा जैसा। पीटर ने समझाया, यह जीव पृथ्वी से नहीं है, ये बहुत पहले आसमान से गिरे एक उल्का पिंड के अंदर यहाँ आया था। तब से ये यहाँ रह रहा है और इस द्वीप को अपना घर बना लिया है। उसने वेंडी को बताया कि यह जीव सिर्फ एक एलियन नहीं था, ये दूसरे डायमेंशन से आया था। देखो, पीटर ने कहा, हम इंसान 3 डायमेंशन में रहते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेकिन यह जीव चौथे डायमेंशन से आता है, जो खुद समय का डायमेंशन है। इस वजह से एलियन समय को उतनी ही आसानी से देख और कंट्रोल कर सकता था जितनी आसानी से इंसान स्पेस को देखते हैं। थॉमस और बाकी लोग किडनैप नहीं हुए थे या खोए नहीं थे। वे किसी तरह इस जगह पर पहुंच गए थे जहां समय रुक जाता है। उनमें से हर कोई अलग अलग सालों से आया था, शायद अलग अलग सदियों से भी। फिर पीटर ने कुछ और भी चौंकाने वाली बात बताई। मैं पहली बार यहाँ 19वीं सदी में आया था, उसने धीरे से कहा। तब से मैं कभी बूढ़ा नहीं हुआ, मैं 100 साल से ज्यादा समय से इसी उम्र का हूँ। उसने वेंडी को गंभीरता से देखा। लेकिन एक नियम है, समय तुम्हारे लिए तभी तक नहीं चलेगा जब तक माँ, वह जीव, उसे इजाजत देगी। तुम्हें उस पर पूरा भरोसा करना होगा। अगर तुम्हारा भरोसा एक पल के लिए भी टूटता है तो समय तुम्हें पकड़ लेता है, और जब ऐसा होता है तो तुम्हारी उम्र धीरे धीरे नहीं बल्कि एक साथ कुछ ही सेकंड में बढ़ जाती है। दिन बीतते गए और वेंडी और उसके भाई को धीरे धीरे उस रहस्यमयी आइलैंड पर जिंदगी की आदत हो गई। यह शांतिपूर्ण था, लगभग जादुई। कोई जल्दी नहीं थी, कोई खतरा नहीं, किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। खाना और पानी अपने आप आ जाते थे। उस एलियन से मिले तोहफे, जिसे वे सब माँ कहते थे। एक रात डगलस ने वेंडी से कहा, हमें वापस क्यों जाना चाहिए? हम यहाँ हमेशा रह सकते हैं, हम कभी बूढ़े नहीं होंगे। लेकिन वेंडी नहीं मानी। उसे अब भी याद था कि उसकी असली माँ घर पर इंतजार कर रही थी। जब वेंडी पत्तों से बनी एक छोटी सी झोपड़ी में सो रही थी तो उसे सरसराहट की आवाज सुनाई दी। उसने आंखें खोली और एक साया देखा। एक बूढ़ा आदमी उनका खाना चुरा रहा था। चौंक कर उसने उसे आवाज दी, लेकिन वह आदमी मुड़ा और जंगल में भाग गया। वेंडी धुंधले पेड़ों के बीच से उसका पीछा करती रही जब तक कि वह आइलैंड के एक अजीब हिस्से में नहीं पहुंच गई, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। जब उसने अगली सुबह पीटर को उस बूढ़े आदमी के बारे में बताया तो उसका चेहरा बदल गया। वह असहज लग रहा था। वह आदमी, पीटर ने धीरे से कहा, वह भी कभी हमारी तरह एक लड़का था, लेकिन उसने माँ पर से भरोसा खो दिया था। और जब ऐसा होता है तो समय एकदम से पीछे चला जाता है। वह कुछ ही घंटों में बूढ़ा हो गया। वेंडी हैरान थी, लेकिन पीटर अब इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। उसका ध्यान भटकाने के लिए उसने उन्हें समुद्र में जाने का सुझाव दिया। उस दिन बाद में वेंडी, जेम्स, डगलस और पीटर एक छोटी नाव लेकर साफ शांत समुद्र में चले गए। पानी, सूरज की रोशनी लिक्विड गोल्ड की तरह रिफ्लेक्ट हो रही थी और कुछ देर के लिए सब कुछ फिर से शांत लग रहा था। बच्चे हंसे, पानी में छपाके मारे और नाव के चारों ओर तैरने लगे। लेकिन अचानक वेंडी और जेम्स ने कुछ नोटिस किया। डगलस पानी के ऊपर नहीं आ रहा था। उन्होंने इंतजार किया, आवाज लगाई और फिर उसे ढूंढने के लिए पानी में कूद गए। मिनट बीते, फिर घंटे। पानी गहरा और ठंडा होता गया। दूसरे बच्चे मदद के लिए आए, बार बार गोते लगाते रहे, लेकिन डगलस कहीं नहीं मिला। सूरज डूबने तक सबको सच पता चल गया। डगलस जा चुका था, जेम्स टूट गया था। डगलस सिर्फ उसका भाई नहीं था, वह उसका जुड़वां भाई था। वे कभी अलग नहीं हुए थे, एक दिन के लिए भी नहीं। अब वह चुपचाप समुद्र को देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उस रात वेंडी ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगली सुबह जब जेम्स उठा तो वह चिल्लाया। उसका एक हाथ बूढ़े आदमी की तरह झुर्रियों वाला और ग्रे हो गया था। नसें उभरी हुई थी, स्किन ढीली पड़ गई थी। वेंडी को एहसास हुआ कि क्या हुआ था। डगलस को खोने के बाद जेम्स का माँ पर से भरोसा उठ गया था, और जब भरोसा टूटता है तो समय तेजी से वापस आता है। परेशान होकर जेम्स ने कहा, अगर मैं इसे काट दूं तो शायद यह नहीं फैलेगा। पीटर हिचकिचाया, लेकिन आखिर में कोशिश करने के लिए मान गया, यह कहते हुए कि पहले किसी ने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की थी। साथ मिलकर उन्होंने उसके हाथ पर पट्टी बांधी और बुढ़ापे को रोकने की कोशिश की, लेकिन वेंडी डर गई थी। उसे डर था कि घाव में इन्फेक्शन हो जाएगा। उसने तय किया कि उन्हें मदद की जरूरत है, कोई ऐसा जो उसी श्राप से गुजरा हो। इसलिए वह जेम्स के साथ जंगल में चली गई, उस बूढ़े आदमी को ढूंढते हुए जिसे उसने पहले देखा था। घंटों चलने के बाद उन्होंने उसे आइलैंड के किनारे के पास पाया। उसके बाल सफेद थे, उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी तेज थीं। जब वेंडी ने मदद मांगी तो बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और कहा, मेरे साथ आओ। वह उन्हें आइलैंड के दूसरी तरफ ले गया, एक ऐसी जगह जिसके बारे में पीटर ने कभी जिक्र नहीं किया था। वहाँ वेंडी ने दर्जनों दूसरे लोगों को देखा, बूढ़े, कमजोर और शांत, जो लकड़ी और पत्तों से बनी कच्ची
कच्ची झोपड़ियों में रह रहे थे। ये वो लोग थे जिनका माँ पर से भरोसा उठ गया था। वे जल्दी बूढ़े हो गए, बच्चों की जन्नत भूल गए। वेंडी ने देखा कि यह जगह कितनी अलग थी। यहाँ कोई जादू नहीं था, पेड़ों से कोई फल नहीं गिरता था या झोपड़ियों के पास साफ पानी नहीं मिलता था। यहाँ के लोगों को अपना खाना मछली से मिलता था और वे खुद ही जिंदा रहते थे। माँ को उनकी कोई परवाह नहीं थी। आइलैंड के दूसरी तरफ रहने वाले बुजुर्गों ने वेंडी को एक चौंकाने वाला राज बताया। उनका मानना था कि अगर वे उस एलियन जीव को जो समुद्र में गहराई में रहता है ढूंढ कर मार दें तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, समय फिर से चलने लगेगा और हर कोई अपने खोए हुए साल वापस पालेगा। वे चुपके से उस जीव को पकड़ने और खत्म करने की प्लानिंग कर रहे थे। इस बीच उन्होंने जेम्स के हाथ का इलाज किया, खून बहना रोकने के लिए उसे कसकर लपेटा। लेकिन तब तक वेंडी और जेम्स दोनों सच समझ चुके थे। वह आइलैंड जो कभी जन्नत जैसा लगता था असल में उससे कहीं ज्यादा अंधेरा था। जो जादुई लग रहा था वह सिर्फ एक भ्रम था। अपने जुड़वा भाई को खोने के बाद गुस्से और दुख में डूबा हुआ जेम्स बुजुर्गों के साथ काम करने लगा। वह बदला लेना चाहता था। उसने कहा, अगर हम उस चीज को मार दें तो हम आखिरकार घर जा सकते हैं। जल्द ही उसने एक प्लान बनाया। उसने सबको बताया, माँ सिर्फ उन्हीं के लिए आती है जो उस पर भरोसा करते हैं, यानी बच्चों के लिए। अगर हम उन बच्चों को ले गए तो उसके पास बाहर आने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। वेंडी बहुत डर गई थी। उसने जेम्स को रोकने की कोशिश की, उससे ऐसा न करने की गुजारिश की, लेकिन उसका दिल नफरत और दर्द से भर गया था। उसने डगलस की मौत के लिए एलियन को जिम्मेदार ठहराया और कोई भी चीज उसका मन नहीं बदल सकती थी। उसने इसे खत्म करने का पक्का इरादा कर लिया था, भले ही इसका मतलब सब कुछ खत्म करना हो। इसलिए बड़ों के साथ जेम्स एक ग्रुप को आइलैंड के दूसरी तरफ ले गया जहाँ छोटे बच्चे रहते थे ताकि उन्हें पकड़ सके। वेंडी को एहसास हुआ कि क्या होने वाला है। वह दूसरों को चेतावनी देने के लिए आगे दौड़ी। वह उन्हें छिपने के लिए चिल्लाई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जब तक वह बच्चों के कैंप में पहुंची तब तक बड़े लोग आ चुके थे। अफरा तफरी मच गई, रोना, चीखना और दौड़ते हुए पैरों की आवाजें आने लगीं। जब यह सब खत्म हुआ तो बड़े सभी बच्चों को ले जा चुके थे। सिर्फ पीटर ही चट्टानों के पीछे छिपकर भागने में कामयाब रहा। जब वेंडी को वह मिला तो वे पास की एक पहाड़ी पर चढ़ गए और बीच पर नीचे देखने लगे। वहाँ से वे देख सकते थे कि बड़े बुजुर्ग और जेम्स पकड़े गए बच्चों को समुद्र के किनारे इकट्ठा कर रहे हैं और उन्हें जबरदस्ती नावों पर चढ़ा रहे हैं। उनका प्लान साफ था, बच्चों को चारे की तरह इस्तेमाल करना ताकि एलियन माँ उन्हें बचाने के लिए आ जाए। जैसे ही वेंडी देख रही थी उसकी नजर पानी के पास खड़े एक लंबे आदमी पर पड़ी जो एक तेज मेटल हुक को मोड़कर आकार दे रहा था। वह धीरे धीरे हिल रहा था। उम्र के कारण उसका शरीर कांप रहा था। जब वह मुड़ा तो वेंडी हांफने लगी। उसका एक हाथ नहीं था, वह उसका भाई जेम्स था। वह बहुत जल्दी बूढ़ा हो गया था। उसके बाल अब सफेद हो गए थे। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं। इस बीच जेम्स के कहने पर सभी बड़े लोग पकड़े गए बच्चों को एक बड़ी नाव में लादकर उसे खुले समुद्र में धकेलने लगे। उन्हें लगा कि इससे आखिरकार एलियन माँ को आना ही पड़ेगा। ऊपर चट्टानों से पीटर वेंडी की ओर मुड़ा और अर्जेंटली कहा, हमें उन्हें रोकना होगा। बहुत देर होने से पहले हमें सबको बचाना होगा। बिना एक सेकंड बर्बाद किए दोनों एक छिपे हुए जंगल के रास्ते की ओर दौड़े, एक शॉर्टकट जो सीधे बीच पर जाता था। जैसे ही वे पेड़ों के बीच से भागे वेंडी अचानक रुक गई। दूर कोई ऐसा खड़ा था जिसे उसने कभी दोबारा देखने के बारे में नहीं सोचा था। डगलस जिंदा और सुरक्षित। उसकी आंखों में आंसू भर आए जब वह उसके पास दौड़ी और उसे कसकर गले लगा लिया। डगलस ने बताया कि जिस दिन वह पानी में गायब हुआ था वह पानी की धारा में बहकर आइलैंड के दूसरी तरफ चला गया था। वेंडी ने जल्दी से उसे सब कुछ बता दिया जो हुआ था। उसने कहा, वे तीनों उस डॉक की ओर बढ़े जहाँ नाव रुकी थी। जब वे पहुंचे तो डेक खाली लग रहा था। सावधानी से वेंडी और डगलस नाव पर चढ़े और डरे हुए बच्चों को खोलने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने आखिरी वाले को आजाद किया उन्हें अपने पीछे भारी कदमों की आहट सुनाई दी। बड़े बूढ़े लौट आए थे। इससे पहले कि वेंडी या डगलस कुछ कर पाते उन्हें पकड़ लिया गया और उनके लीडर की ओर ले जाया गया। जब वे डेक के सामने पहुंचे तो वे स्तब्ध रह गए। एक कमजोर बूढ़ा आदमी परछाई से बाहर निकला। उसकी पीठ झुकी हुई थी, चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और उसके हाथ में एक मेटल का हुक चमक रहा था। वह जेम्स था। उसने उन्हें हैरानी से देखा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। डगलस को जिंदा देखकर वह पूरी तरह टूट गया। तुम जिंदा हो? उसकी आवाज कांप रही थी। इतने समय से मुझे लगा कि तुम चले गए हो, लेकिन फिर उसका दुख गुस्से में बदल गया। तुम्हारी वजह से मैंने सब कुछ खो दिया, वह चिल्लाया। वेंडी ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन जेम्स बहुत खोया हुआ था। उसका प्लान पहले से ही चल रहा था और बाहर लहरों के नीचे कुछ बहुत बड़ा हिल रहा था। हवा में एक अजीब वाइब्रेशन भर गया। नाव के आसपास का पानी चमकने लगा और समुद्र में एक गहरी अलौकिक गुनगुनाहट गूंजने लगी। सब लोग आवाज की तरफ मुड़े। एलियन माँ गहराई से निकल रही थी। बड़ों ने हमला करने के लिए अपने हथियार पकड़ ली। बच्चे चिल्लाए और विनती की, माँ को चोट मत पहुँचाओ। अगर तुमने माँ को मार दिया तो हम बूढ़े हो जाएंगे, समय लौट आएगा। कई बहादुर बच्चे चमकते पानी में कूद गए। उस जीव को बचाने की कोशिश कर रहे थे जिसे वे अपना रखवाला समझ रहे थे। और फिर जैसे ही एलियन का चमकता हुआ रूप नाव के पास आया, बहुत देर हो चुकी थी। जेम्स के प्लान के मुताबिक बड़े लोग आखिरकार समुद्र में फैले एक बड़े जाल में एलियन को फंसाने में कामयाब हो गए। फंसने के बाद जेम्स ऊपरी डेक पर चढ़ गया और उस पर तेज भालों और मेटल के हुक से हमला करना शुरू कर दिया, जिससे पानी पर तेज लहरें उठने लगी। एक जोरदार लड़ाई के बाद एलियन, जिसे मां कहा जाता था, बुरी तरह घायल हो गई और चमकते पानी के नीचे डूब गई। एक पल के लिए सबने खुशी मनाई। जेम्स को लगा कि आखिरकार वह जीत गया है, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत है। कोई भी बड़ा जवान नहीं हो रहा था।
उनकी झुर्रियां बनी हुई थीं। जो साल वे पहले ही खो चुके थे वे हमेशा के लिए चले गए थे। यह दर्दनाक रूप से साफ हो गया। एलियन को मारने से उनकी जवानी वापस नहीं आई थी। इससे वे बस फिर से इंसान बन गए थे। अब से आइलैंड पर हर कोई आम इंसानों की तरह बूढ़ा होगा, लेकिन बड़ों के लिए, खासकर जेम्स के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उसका शरीर कमजोर और कमजोर था और वह जानता था कि उसके पास बस कुछ ही साल बचे हैं। दिल टूटा हुआ वेंडी पीटर और छोटे बच्चों की ओर मुड़ी। उसने धीरे से कहा, अब यहाँ रहने का कोई कारण नहीं है। सभी को अपने परिवार के पास घर लौटना होगा। ये जगह हमें हमेशा के लिए रखने के लिए नहीं बनी थी। जाने से पहले जेम्स ने वेंडी और डगलस को अपने पास बुलाया। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने कहा, मैं नहीं चाहता कि हमारी माँ मुझे इस तरह देखे। उसे बताओ कि मैं चला गया हूँ। उसे बताओ कि मैं वापस नहीं आ सकता। उसने अपने जुड़वां भाई डगलस को देखा और उदास होकर मुस्कुराया। तुम हमेशा सबसे मजबूत थे। अपनी जिंदगी अच्छे से जियो छोटे भाई। यह कहकर जेम्स ने अलविदा कहा। उसने बाकी दिन शांति से बिताने के लिए आइलैंड पर दूसरे बचे हुए लोगों के साथ रहने का फैसला किया, उस दुनिया से बहुत दूर जो उसकी कहानी कभी नहीं समझेगी। वेंडी, डगलस, पीटर और बाकी बच्चे आइलैंड छोड़कर घर लौट आए। उनमें से किसी ने भी वहाँ क्या हुआ इस बारे में कभी बात नहीं की। वे जानते थे कि कोई भी उन पर यकीन नहीं करेगा कि एक ऐसी जगह भी है जहाँ समय खुद रुक गया है। साल बीत गए। वेंडी बड़ी हुई, शादी की और माँ बनी। एक रात अपनी छोटी बेटी के पास बैठकर उसने उसे एक रहस्यमयी आइलैंड की कहानी सुनाई जहाँ समय